हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 1 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BEE 101 या BEE 201। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको इन डिटेल देखने वाले हैं और साथ ही साथ जितने भी PYQs इस यूनिट से पिछले 4 साल में पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है जिससे आपकी यूनिट नंबर 1 बहुत अच्छे से हो सके। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो कुछ बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर हम अपने सर्किट में कंपोनेंट्स को नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगी, वो एक सिंपल वायर होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सर्किट में बेसिक कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। तो जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो किस चीज से मिलके बना होता है, वो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है। तो एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज बिल्ड यूजिंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स। हर इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अब वो हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रेजिस्टर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। अब ये क्या करता है, जब हमारे सर्किट में करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है, मतलब करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है, हमारा करंट फ्लो होता है, तो वो क्या करता है, वो उसको अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। और हमारे रेजिस्टर का काम क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये उसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। ठीक है, दिस एलिमेंट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। अब जो हमारा रेजिस्टर होता है उसकी यूनिट होती है ओम, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा रेजिस्टर का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा रेजिस्टर का सिंबल हो गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट है वो है हमारा इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या है, ये हमारी वायर, हम एक वायर लेंगे, वायर को क्या कर देंगे, कॉइल कर देंगे। अब जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वहां पे जो हमारी कॉइल है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो वहां पे क्या करेगा, उस एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या करता है, इंडक्टर। और इंडक्टर का एक काम और होता है, जो हमारे सर्किट में करंट का चेंज हो रहा होता है ये उसको रेजिस्ट करता है। मतलब ये कहता है हमारा इंडक्टर कि हमारे सर्किट में करंट का चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज अ कॉइल ऑफ वायर दैट स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी एक कॉइल, वायर की कॉइल होती है जो कि स्टोर करती है एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, जब हमारे क्या होता है, करंट फ्लो करता है हमारे सर्किट में। इट रेजिस्ट चेंज इन करंट। ये हमारे जो हमारे करंट में चेंज हो रहा होता है उसको रेजिस्ट करती है, मतलब मना करता है इंडक्टर की करंट का चेंज नहीं होना चाहिए हमारे सर्किट में। अब हमारे इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। अब ये हमारा सिंबल है इंडक्टर का। क्या है, ये सिंपल एक वायर है जिसको हमने क्या कर दिया, उसी कॉइल बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर। थर्ड जो बेसिक कंपोनेंट है वो आता है हमारा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर है हमारा 2 मेटल की प्लेट से मिलके बना होता है। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट दैट स्टोर्स एनर्जी। ये 2 मेटल की प्लेट्स होती हैं, वो क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अब ये हमारा क्या करता है, हमारा जो रेजिस्टर था वो क्या कर रहा था, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था। अब फिर हमारा आया इंडक्टर। इंडक्टर ने क्या किया, वो जो करंट का चेंज हो रहा था ये उसको रेजिस्ट कर रहा था कि वो चेंज ना हो। और हमारा जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, इट रेजिस्ट चेंज इन वोल्टेज। जो हमारे वोल्टेज में चेंज हो रहा होता है ये उसको रेजिस्ट करता है। ये मना करता है कि हमारे वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फैरेड। इट्स यूनिट इज फैरेड, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये 2 हमारी पैरेलल प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि हमारी क्या करेगी, एनर्जी को स्टोर करने वाली है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, हमारे सर्किट में एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स दैट कैन जनरेट और एम्पलीफाई एनर्जी। या तो एनर्जी को जनरेट करते हैं या एनर्जी को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, ये कभी भी एनर्जी को जो है कंज्यूम नहीं करते।
ये सिर्फ एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करता है, जो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इससे एग्जांपल क्या है, हमारे बैटरीज, जनरेटर, ट्रांजिस्टर्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे सर्किट को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी कभी भी कंज्यूम नहीं करते, तो वो हमारे कौन से एलिमेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, या तो एनर्जी को स्टोर कर लेंगे कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी और परमानेंटली एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, या फिर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे पैसिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। पैसिव एलिमेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट जनरेट एनर्जी। वो कंपोनेंट जो कि एनर्जी को जनरेट ना कर पाए। दे इधर कंज्यूम इट, या तो वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था हीट एनर्जी में। वो उसको कंज्यूम ही तो कर रहा था, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको कंज्यूम कर रहा था और हीट जनरेट कर रहा था। या फिर स्टोर कर सकते हैं, ये पैसिव एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, या तो कंज्यूम या फिर स्टोर। अब स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने का ही तो काम करते हैं, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट से एग्जांपल क्या हो जाएंगे, हमारे RLC, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इसके पैसिव एलिमेंट से एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज और करंट सोर्सेज। वोल्टेज सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे हमारे सर्किट को। अगर ये कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है तो ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। अब इसमें ये नहीं है कि हम कितना करंट दे रहे हैं, करंट हमारा, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट है, इससे करंट का कोई भी मतलब नहीं है। इसका सिर्फ काम है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, इसे और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। तो वोल्टेज सोर्स क्या है, इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द करंट ड्रॉन। इसको करंट से मतलब नहीं है कि आपने कितना करंट दिया है, कैसा करंट दिया है, सिर्फ ये क्या करेगा, ये हमारा कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा हमारे सर्किट को, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा बैटरी। बैटरी क्या करती है, बैटरी हमें वोल्टेज ही तो प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है बैटरी। कि हमारी 6 वोल्ट की बैटरी है, वो उतना ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी, उतना हमें एनर्जी देगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करंट सोर्स। इसी तरीके से हमारा करंट सोर्स है, करंट सोर्स क्या करेगा, ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। इसे वोल्टेज से मतलब नहीं है कि आप कितना वोल्टेज दे रहे हैं, इसे कुछ नहीं है, बस ये इसका काम क्या है कि कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना हमारे सर्किट में। इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट करंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस। इसे मतलब नहीं है कि आपने कितना वोल्टेज दिया है या कितना वोल्टेज उसके आसपास है, सिर्फ ये क्या करेगा, कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करने वाला है हमारा करंट सोर्स। अब आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल, आइडियल करंट सोर्स होते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं। अब आइडियल करंट सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारे वो सोर्स हो जाएंगे जिनमें कोई भी लॉस ना हो। अगर जितना हमने इनपुट पे दिया, अगर आपको उतना ही आउटपुट पे मिल रहा है, मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ बीच में, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा आइडियल केस हो जाता है। और अगर प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ लॉस देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हम इनपुट पर देते हैं वो हमें आउटपुट पर नहीं मिल पाता, कुछ कम ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारा प्रैक्टिकल का केस हो जाता है। तो एन आइडियल सोर्स हैज नो इंटरनल लॉस। जो हमारे आइडियल सोर्स होते हैं वहां पे कोई भी इंटरनल लॉस नहीं होता। While a practical source has some internal resistance that causes the output to drop slightly under load. अब प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल सोर्स में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। तो जब वो रेजिस्ट करेगा तो हमारे आउटपुट पर जो है वो हमें कुछ स्लाइटली ड्रॉप मिलेगा, मतलब जो हम इनपुट पे दे रहे हैं उससे हमें कुछ कम वैल्यू मिलेगी अंडर लोड, जब हम लोड को लगा देंगे, ठीक है। तो आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर, यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट। यूनि सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब ओम्स लॉ क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। मतलब अगर हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ना चाहिए, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू कम करें तो करंट की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट इस चीज को फॉलो कर रहा है तो वो किस में कंसीडर होगा, वो लीनियर एलिमेंट में कंसीडर होगा, ठीक है। एलिमेंट्स वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन लाइक ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अगर हम वोल्टेज को डबल कर दे तो करंट भी डबल होना चाहिए, अगर वोल्टेज को कम करें तो करंट भी कम होना चाहिए। तो इसने क्या बोला, लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेट लाइन में फॉलो करें। मतलब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, जितनी हम वैल्यू बढ़ाएं करंट की उतनी ही वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। जैसे कि
लाइक ओम्स लॉ, जो एलिमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे सिंपल वो लीनियर एलिमेंट्स में कंसीडर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल नाम से समझ आ रहा है, यूनि मतलब एक। इसमें क्या है, वो एलिमेंट जो कि करंट का जो जब हम उसमें करंट फ्लो कराएं वो सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में करा सकते हैं। अगर हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो जो वो एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यूनिलेटरल एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स वेयर द प्रॉपर्टी चेंजेस इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अगर हमने करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा था उससे हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अपोजिट साइड से हमने क्या किया, करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स वेयर द प्रॉपर्टी चेंजेस इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अब एग्जांपल क्या है इसका, डायोड। डायोड क्या होता है, डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है जो क्या करती है, सिर्फ हमारे करंट का कंडक्शन, करंट का जो फ्लो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। अगर हम यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा। लेकिन अगर हमने करंट का फ्लो यहाँ से स्टार्ट कराया तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, जिसका फंक्शन दोनों का अलग होता है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो ये क्या है, डायोड हमारे किसके एग्जाम्पल है, यूनिलेटरल एलिमेंट के एग्जाम्पल है। डायोड अलाउ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। डायोड जो है वो करंट को अलाउ करता है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स जिनको डायरेक्शन से फर्क ही ना पड़े, आप कहीं से भी करंट का फ्लो कराएं वो सेम तरीके से ही बिहेव करने वाले हैं। जो वो पहले काम कर रहे थे वो करंट के, अगर आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है वो उसके बाद भी वही काम करने वाले हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, बाइलेटरल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दैट बिहेव द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ विच डायरेक्शन द करंट फ्लोज। वो एलिमेंट जो कि सेम तरीके से काम करें और उनपे कोई भी फर्क ना पड़े करंट के फ्लो का, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि रजिस्टर, रजिस्टर का काम क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, ये उसको क्या करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, यही तो काम है इसका। अब करंट का फ्लो आप इधर से कराएं इधर से कराएं, ये सेम काम करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा और क्या करेगा, उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो रेजिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये बाइलेटरल एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स ने जो है दो फंडामेंटल लॉ दिए थे किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको किसी सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो दो फंडामेंटल रूल्स थे हमारे किरचॉफ के, जिनको हम फॉलो करके अपने सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर टू फंडामेंटल रूल्स फॉर सॉल्विंग एनी सर्किट। किसी भी सर्किट को आप दो फंडामेंटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। अब ये हमारा क्या कहता है कि किसी भी एक जंक्शन पकड़ो, जंक्शन में जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा केसीएल कहता है द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग इट। मतलब किसी जंक्शन से, जैसे कि आपके पास ये है, ठीक है, तो ये हमारा एक जंक्शन बन गया क्योंकि यहाँ पे जो है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में आके मिल रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कुछ करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I1, I2, I3 और ये हो गया I4। ठीक है, अब इसमें कितना करंट आ रहा है, सबसे पहले हमें देखना है ये कितना करंट आ रहा है, एक तो I1 आ रहा है और एक I4 आ रहा है। तो I1 प्लस I4 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जितना करंट इस जंक्शन से जा रहा है। इस जंक्शन से कितना करंट जा रहा है, एक तो ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, तो I2 प्लस I3। तो ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा केसीएल कहता है, किरचॉफ करंट लॉ, कि किसी भी जंक्शन पे जो जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ये लॉ किस पे बेस्ड हुआ, ये लॉ बेस्ड हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, कि हमारा जो चार्ज है वो हमारा इक्वल रहने वाला है। द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग इट। अब नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। अब ये क्या होता है, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ये हमारा क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में अगर हम क्या करें, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम ले ले तो वो जीरो आएगा। ठीक है,
द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस, या फिर वोल्टेज कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम, अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज जीरो। कि अगर किसी भी हम क्लोज लूप में क्या करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का सम ले लें या एल्जेब्रिक सम ले लें, मतलब उनके प्लस माइनस के साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा, उनका जो सम आएगा वो हमारा जीरो आएगा। लेकिन वो हमारा लूप कैसा होना चाहिए, वो हमारा लूप क्लोज होना चाहिए। ये हमारा होता है केवीएल। ये हमारा किस पे बेस्ड हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और ये किस पर था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन जो है, स्टेट द किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो अभी हमने देखा सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था कि आपको केवीएल और केसीएल को डिस्क्राइब करना था, बताना था कि ये जो हमारी लॉ है ये हमारी क्या कहती है। ये हमारा क्वेश्चन 82 2023 20 22 23 23 24 25 26, मतलब 4 साल लगातार ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप, ये हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारी डिफाइन द फॉलोइंग। सब आपको तीन टर्म दी हुई हैं, आपको इनको डिफाइन करना है। सबसे पहला है हमारा डिपेंडेंट सोर्स, सेकंड है हमारा लीनियर एलिमेंट, और थर्ड है हमारा इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन हमारे 82 2025-26 में पूछा गया था। अब डिपेंडेंट सोर्स नाम से क्या समझ आ रहा है, वो सोर्स जो कि किसी दूसरी सोर्स पर डिपेंड हो, तो वही हमारी क्या होती है, डिपेंडेंट सोर्स होती है। A dependent source is a source whose value depend on some other voltage or current in the circuit। डिपेंडेंट सोर्स हमारी वो सोर्स होती है जिनकी वैल्यू डिपेंड करे हमारे या तो दूसरे करंट पर या दूसरी वोल्टेज पर हमारे सर्किट के अंदर। तो ये डिपेंडेंट सोर्स हो गई। नेक्स्ट हमारा लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट क्या थे, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करें, वो एलिमेंट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करें। वी जो है वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो आई के। तो लीनियर एलिमेंट हमने कवर कर लिए थे। थर्ड है हमारे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस अभी आपने इंडक्टर पढ़ा था ना, तो इंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, हमारे करंट में जो चेंज हो रहा था उसको अपोज करेगा ये। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये इंडक्टेंस हमारे प्रॉपर्टी, ये इंडक्टेंस जो है हमारे कॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि क्या करती है, हमारे चेंज इन करंट को अपोज करती है। जो हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग एलिमेंट्स ब्रीफली। दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको। सबसे पहला है हमारा डिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स, सेकंड है हमारा इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 82 2022 23 23 24 और 24 25 3 साल लगातार पूछा गया है। अब हम देखते हैं हमारे इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होती है। ये हमारी वो सोर्स होती है जिसमें हमारी वोल्टेज की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। इसको नहीं मतलब कि हमारे सर्किट में क्या हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कुछ भी नहीं पता इसे। सिर्फ इसे क्या है, इसे फिक्स वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा हमारे सर्किट को। तो वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आइडियल आ गया तो मतलब यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा। इट इज अ सोर्स दैट गिव्स अ फिक्स्ड वोल्टेज नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द सर्किट। मतलब ये वो सोर्स होती है जो कि फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगी। इनको मतलब नहीं है कि हमारे सर्किट में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स क्या है, ये हमारी वो सोर्स है जो कि फिक्स करंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, इट इज अ सोर्स दैट गिव फिक्स करंट नो मैटर व्हाट वोल्टेज इज अक्रॉस इट। मतलब इसके अक्रॉस, हमारा इस सर्किट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है इसको मतलब नहीं है। सिर्फ इसका काम क्या है कि फिक्स करंट प्रोवाइड करना। हमारे सर्किट को क्या करेगा, ये फिक्स करंट प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 82 2022 23 23 24 और 24 25 3 साल लगातार पूछा गया है। इसमें क्या करना है, आपको डिफाइन करना है बायलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट्स को, जो कि अभी हमने पीछे देखा था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्क्राइब द एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स। ये हमारा क्वेश्चन 82 2022 23 और 23 24 2 साल लगातार पूछा गया है। ये भी हमने देख लिया। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है आपको इनमें से पता चल गया कि हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको सेक्शन ए में इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलने तो वाला ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैश एंड नोडल
मेथड्स ऑफ एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस क्या होता है? नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम नोड्स फाइंड आउट करते हैं, हम अपने सर्किट में नोड को फाइंड आउट करते हैं और फिर वहां पे जो है केसीएल यूज करते हैं। जो हमने किरचॉफ करंट लॉ देखा था ना कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, उसको हम लगा देंगे अपने सर्किट में। सबसे पहले क्या करना है, आपको नोड को फाइंड आउट करना है। अब नोड क्या होते हैं? जहां दो या दो से ज्यादा वायर कनेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोडल एनालिसिस हो गया। जैसे कि अब हमारा ये है, तो यहाँ पे हमारी दो या दो से ज्यादा वायर आके मिल रही है, तीन वायर मिल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करंट देखेंगे, फिर करंट को क्या करेंगे? इनकमिंग, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये हम करते हैं अपने नोडल एनालिसिस में। सेकेंड है हमारा मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस में क्या करते हैं? हम लूप्स को फाइंड आउट करते हैं अपने सर्किट में। अब लूप क्या होते हैं? ये क्लोज पाथ होता है सर्किट के अंदर, एक जो क्लोज पाथ होता है उसको हम बोलते हैं लूप। ठीक है, इट यूजेस केवीएल, ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करता है, जिससे हम अननोन करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सर्किट में। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अब हमने देख लिया मैश एंड नोडल एनालिसिस कि किस तरीके से करते हैं। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा नोडल एनालिसिस पर बेस्ड। अब इसमें क्या है? डिटरमाइन द नोड वोल्टेज V1 एंड V2 फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। हमें एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या बताना है? V1 और V2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब इसको किस तरीके से करते हैं? अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको नोडल एनालिसिस ही यूज करना है, डिटरमाइन द नोड वोल्टेज। ठीक है, तो आपको नोडल से ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम किस तरीके से करेंगे? ये क्वेश्चन हमारे AKT 2025-26 में पूछा गया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पहले से ही करा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप 1 है आपको नोड फाइंड आउट करना। ठीक है, कि इसमें कितने नोड्स हैं। ठीक है, एक नोड ये है। नोड क्या होता है? जहां पे हमारी दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारी तीन ब्रांचेस मिल रही है, ये हमारा नोड हो गया। एक हमारा नोड हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे भी तीन ब्रांचेस मिल रही है। एक नीचे नोड है और एक हमारा नोड ये रहा। तो हमारी टोटल इस सर्किट में कितने नोड्स हो गए? 4 नोड्स प्रेजेंट हो गए। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 ये कहता है एक नोड को लो और उसको जो है ग्राउंड कर दो, उसे रेफरेंस नोड मान लेते हैं। तो रेफरेंस नोड मानने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं इसको करूंगी इसको करूंगी। जब मैं इसको ग्राउंड करूंगी तो ये वाली जो पूरी साइड है ना, ये एक वायर ही तो है, ये पूरा एक वायर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ग्राउंड हो जाएगा। तो ये वाला नोड और ये वाला नोड, दोनों नोड एज अ रेफरेंस काम करेंगे। जब कोई भी नोड एज अ रेफरेंस काम करेगा तो उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अब जो हमारे रिमेनिंग 2 नोड्स हैं, एक को हमने नाम दे दिया V1 और एक को नाम दे दिया V2। ठीक है, अब हमारे तीनों नोड्स का काम कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में ये कह रहा है कि हर ब्रांच में जो है करंट को दिखाओ, हर ब्रांच में करंट को शो करो। तो अब यहाँ से जो है, यहाँ से तो 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इस ब्रांच में तो हमें करंट पता है, तो हम खुद खुद से अज्यूम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 एम्पियर करंट हो गया। अब यहाँ पे अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें देख लेते हैं, हमने I1 नीचे, ये नीचे वाले को हमने I1 माना है और यहाँ पर इसको माना है हमने I2। इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है? हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो हमारी ब्रांच है जहाँ पे हमारा 12 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? यहाँ पे करंट जा रहा है हमारा I2। यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा I2 तो होगा, यहाँ पर भी हमारा I2 करंट ही रहने वाला है। अब हमारा दूसरा, अब हम दूसरे नोड के पास आ गए। अब हम जब इस नोड के पास है, इसके पास भी 3 ब्रांचेस है, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही। अब हमें इनको तीनों में करंट को अज्यूम करना है। अगर नहीं है, करंट दिया हुआ है तो हमें उसको शो करना है, और नहीं दिया हुआ तो उसको अज्यूम करना है। अब यहाँ पे करंट दिया हुआ है, ये कह रहा है कि यहाँ से हमारा करंट जा रहा है, तो ये करंट जा रहा है, तो हमने इसको कितना माना? 2 ओम करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा करंट हमने माना कि हमारा करंट कितना निकला, यहाँ से हमने I3 करंट को अज्यूम कर लिया। अब आप एक बात देखेंगे कि जो भी मैंने करंट को अज्यूम किया है, वो करंट की डायरेक्शन मैंने यहाँ से बाहर लिया कि बाहर की तरफ जा रहा है। ऐसी मैंने डायरेक्शन नहीं ली कि यहाँ से जो I1 करंट है वो अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने माना है कि इस
ये जो हमारा नोड है इसके पास जो वोल्टेज है वो बहुत हाई है, तो जब हाई वोल्टेज है तो हमारा यही तो करंट को प्रोवाइड करेगा, इस तरीके से माना है। अब हमारा स्टेप नंबर 3 भी हो गया। स्टेप नंबर 1 हो गया कि हमने नोड्स को फाइंड आउट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने एक रेफरेंस नोड माना और उसको ग्राउंड कर दिया, जिसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या माना, हमने ब्रांच ली और क्या लिया, उसमें सारी ब्रांच में करंट को अज्यूम कर लिया और जहां पे करंट था उस करंट को शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे KCL, किरचॉफ करंट लॉ। वो हमारा क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब जितना करंट इस ब्रांच में आ रहा है उतना ही करंट इस ब्रांच से बाहर जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये बेस्ड होता है। अब इस सबसे पहले हम बात करेंगे V1, जो हमारा V1 नोड है इसकी बात करेंगे। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितना करंट जा रहा है। तो यहाँ से एक करंट तो ये जा रहा है और एक करंट ये जा रहा है, तो I1 प्लस I2 वो किसके इक्वल होगा, कितना करंट इस ब्रांच में आ रहा है। V1 नोड पे कितना करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर ही तो करंट आ रहा है, तो 5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से अब हम जाएंगे V2, ये जो हमारा नोड 2 सेकंड है उसके पास जाएंगे। तो इसमें कितना करंट आ रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एक तो ये करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, मतलब करंट जो आने वाला करंट है वो सिर्फ हमारा क्या है, I2। तो I2 इज इक्वल टू कितना करंट अब इसमें इससे बाहर जा रहा है, आ रहा था I2 और कितना बाहर जा रहा है, एक तो I3 जा रहा है और एक 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो I3 प्लस 2 एम्पियर। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। हमारे पास दो नोड थी, दोनों नोड पे हमने क्या अप्लाई किया, KCL अप्लाई किया और दो हमने इक्वेशन को प्रिपेयर कर लिया। अब हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब आप जानते हैं हमारा ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। तो अगर मेरे पास करंट की वैल्यू है तो वोल्टेज V अपॉन आर उसे मैं लिख सकती हूँ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगी। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को उठाया, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। I1 कौन सी ब्रांच है, ये यहाँ से हमारा करंट जो है इसको मुझे वोल्टेज और रेजिस्टर की टर्म में लिखना है। तो क्या करूंगी, V1 से ये चालू हुआ V1 और वो गया कहाँ तक, वो गया हमारा यहाँ तक। यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस नोड है, रेफरेंस नोड का मैंने आपको वोल्टेज कितना बताया, हमारा कितना होता है 0। तो 0 वोल्ट इसका हो गया V1 माइनस 0 अपॉन रजिस्टर, कितना रजिस्टर प्रेजेंट है, सिर्फ एक, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया, कभी आपको माइनस लगे। तो ये अब हमारा I2 ब्रांच के पास जाएंगे। I2 ब्रांच में जो है हमारे यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे हमारा I2 करंट खत्म हो गया। तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसको हम बड़ा मानते हैं, तो इसको V1, तो V1 और हमारा खत्म कहाँ पर हुआ V2, V1 माइनस V2 अपॉन 12, कितना रेजिस्टर प्रेजेंट है 12 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये जो है इक्वेशन इसको आपको सॉल्व करना है। तो V1 अपॉन 2 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारा कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 12, 6 टाइम। जब 2 6 जा करेंगे तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 की, तो 6V1 प्लस 12 में 12 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 1 टाइम, तो इसमें सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 5। तो 6V1 प्लस 1V1 तो कितना हो गया 7V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 12 5 जा 60। अब ये जो है सबको एक ही साइड लाना है, तो सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ। तो 7V1 माइनस V2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब जो मेरा पहला नोड था उसका मेरा काम कंप्लीट हो गया। मैंने उसकी इक्वेशन निकाली पहले करंट की टर्म में और फिर उसको वोल्टेज की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन थी हमारी ये, I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस 2 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे फाइंड की थी, तो I2 की वैल्यू हम वही रख देंगे। तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू I3। अब I3 जो हमारी ब्रांच है उसमें कितना करंट जा रहा है, करंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके करंट हो जाए खत्म हो जाएगा, जो हमारा I3 ब्रांच में करंट है। तो I3 में कितना करंट है V1 V2 और आके यहाँ खत्म हो रहा है, ये कितना, इसका कितना वोल्टेज है 0
और इसका जो वोल्टेज है वो कितना है V2। तो V2 माइनस 0, और यहाँ पे रजिस्टर कितने प्रेजेंट है इस ब्रांच में, सिर्फ एक, वो कितना है 6/6 इज +2। ठीक है, अब हमने इसको भी वोल्टेज की टर्म में कर लिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। V1 माइनस V2/12 इज इक्वल्स टू V2/6 प्लस 2। अब इसका इधर एलसीएम ले लेते हैं। V1 माइनस V2/12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, तो V2 प्लस, अब यहाँ पे इसके अपॉन में क्या है, सिर्फ 1 है, तो 1 के टेबल में 6 कितने टाइम आएगा, 6 टाइम। तो यहाँ पे हमें 2 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2/12 इज इक्वल्स टू V2 प्लस 6 2 12/6। अब यहाँ से 6 2 तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई V2 प्लस 12। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 2V2 प्लस के 24। सबको क्या लाना है, एक साइड लाना है। तो V1 माइनस V2 माइनस V2 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, V1 माइनस 3V2 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अभी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमारे पास दो नोड्स थे, दोनों नोड की हमने करंट के टर्म में इक्वेशन बनाई, फिर हमने उसको क्या किया, ओम्स लॉ का यूज करके उसको जो है वोल्टेज की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हमने वोल्टेज की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे अपना कैलकुलेटर। ये हमने कैलकुलेटर लिया, ठीक है। सबसे पहले इसे ऑन करेंगे, हम जाएंगे मोड के बटन को प्रेस करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार प्रेस करने के बाद हमारे पास आया इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, 1। अब हमारे पास कितने अननोन है, V1 और V2, दो अननोन है, तो 2 पे क्लिक कर देंगे। अभी पूछा A1 की वैल्यू, कि A1 की वैल्यू क्या है। अब हम जाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। इक्वेशन नंबर 3 में जो है A1, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। A1 की वैल्यू कितनी है, 7। अब B1 की वैल्यू कितनी है, -1। फिर हम आएगा C1 की वैल्यू कितनी है, -60। फिर अब आएगा हमारी दूसरी इक्वेशन। जब हम दूसरी इक्वेशन के पास जाएंगे, हमारी V1 की वैल्यू कितनी है, 1। B2 की वैल्यू कितनी है, -3। इन्हें साइन के साथ लेना है। और C2 की वैल्यू कितनी, -24। अब हमें ये दे देगा आंसर। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी, मतलब V1 की जो वैल्यू आई है, हमारा V1 क्या है, जो ये x बता रही है, हमने V1 ही तो लेट किया है, तो उसकी वैल्यू आएगी -7.8। और जो हमारा V2 है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5.4। तो ये आ गई हमारी 5.4। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था V1 और V2 की वैल्यू, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये हमारा क्या बता रहा है, कि जो हमने करंट लिया है, ये हमारा बता रहा है कि जो हमने करंट लिया है, उसकी करंट की डायरेक्शन हमने गलत ली है। लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं नोडल एनालिसिस ये क्वेश्चन को। तो ये हमने न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से किया हुआ है, अपने नोट्स में बहुत अच्छे से किया हुआ है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये हमारा भी जब हमने सॉल्व किया, यही आंसर आया था। V1 की वैल्यू -7.8 और V2 की वैल्यू कितनी आई थी, 5.4 वोल्ट। तो हमें क्वेश्चन में आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKQ 2022-23 और 24-25 में पूछा गया है। अभी हमारा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ये हमारा नोडल एनालिसिस पर बेस्ड है। इसमें क्या करना है, यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द करंट इन वेरियस रेजिस्टर्स ऑफ द सर्किट शोन बिलो। आपको एक सर्किट गिवन है, आपको क्या करना है, नोडल एनालिसिस का यूज करके हर रेजिस्टर में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है। तो नोडल एनालिसिस में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, और उससे आपकी आंसर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें नोड फाइंड आउट करना होता है। अब नोड हमारा क्या होता है, जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस आपस में आके मिल रही होती है। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे कहाँ कहाँ नोड है। एक हमारा नोड ये प्रेजेंट है, जिसको हमने VA नाम दिया। ये हमारा दूसरा नोड है, यहाँ पे हमारी 3 ब्रांचेस आकर मिल रही हैं, तो ये हमारा हो गया VB। और फिर हमारा एक नोड कहाँ है, ये यहाँ पे हमारी 4 ब्रांचेस मिल रही है, तो ये हमारा हो गया VC। ठीक है, तो हमने नोड फाइंड आउट कर लिए। और एक नोड कहाँ है आपका, ये रहा, जिसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड, क्योंकि हमें एक नोड को ग्राउंड करना होता है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, कि हर ब्रांच में करंट की वैल्यू को अज्यूम करो। ठीक है, तो अब हम यहाँ हमें क्या करना है, इन सब ब्रांचेस में करंट की वैल्यू को अज्यूम करना है।
तो यहाँ पे तो हमें करंट की डायरेक्शन के साथ उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो ये हमारा कितना है कि हमारा करंट जो है इसके अंदर जा रहा है, कितना 10 एम्पियर करंट। अब इन तीनों में हमें करंट नहीं पता, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किया कि यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I3 करंट फ्लो हो रहा है। पहले नोड में हमने सारी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू को अज्यूम कर लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी ब्रांच की, दूसरे नोड की तरफ। जब हम दूसरे नोड के पास गए तो इसके पास जो है तीन ब्रांचेस आपस में इसके पास आके मिल रही हैं। यहाँ पे हमारा I2 करंट ही फ्लो होगा, यहाँ तक हमारा I2 जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा वो कितना है, I2। अब इन दोनों ब्रांच में हमारे पास करंट नहीं है, तो हमें वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया ये जो है I4 है और ये I5 है। अब जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ से ये हमारा नोड है, आपको करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम बाहर की तरफ दिखाते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप भी बाहर की तरफ ही दिखाइएगा जब भी करंट को अज्यूम करें। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नोड की तरफ। अब जो हमारा लास्ट नोड है इसमें क्या है, चार ब्रांचेस आपस में आके मिल रही हैं। तो यहाँ से तो हमारा I1 करंट ही आ जाएगा। अब यहाँ पे I4 करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी I4 ही हो जाएगा। यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू को पता है कि करंट जो है बाहर की तरफ जा रहा है, कितना, 2 एम्पियर। और यहाँ पे हमने मान लिया I6, यहाँ पे सॉरी ये I5 है, I5 I6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल हमारा क्या कहता है कि इनकम सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। किसी भी नोड पर आप क्या करेंगे, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का अगर सम कर देंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम सबसे पहले केसीएल अप्लाई करते हैं अपने नोड ए पर। पहला जो हमारा नोड है उस पर केसीएल अप्लाई करते हैं। तो इसमें से करंट कितना आ रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो कितना आ रहा है, हमारा 10 एम्पियर करंट इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। तो 10 एम्पियर इज इक्वल टू, अब कितना करंट बाहर की तरफ जा रहा है, I1 I2 I3, इनका सम करना है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे नोड की तरफ। ये जो हमारा दूसरा नोड है इसमें कितना करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, I2, और जा कितना रहा है, I4 और I5। तो I2 किसके इक्वल होगा, I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये हमारे दूसरे नोड के लिए है। अब हम तीसरे नोड के लिए देखते हैं। तीसरे नोड में क्या है, कितना करंट आ रहा है, एक तो I1 आ रहा है और एक I5 आ रहा है। ठीक है, तो I1 प्लस I5 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, जितना करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर और 6 तो I6 प्लस 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 नोड थे और तीनों नोड में हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, किसके टर्म में, करंट की टर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं I की बात करूं तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर हमारा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो करंट के टर्म में हमारी इक्वेशंस है, हमें इनको सॉल्व करना है, वोल्टेज के टर्म में लाना है। ठीक है, तो अब हम लाएंगे इसको वोल्टेज की टर्म में। तो I1 ब्रांच के पास जाते हैं। I1 ब्रांच में कहाँ से करंट फ्लो होने स्टार्ट हुआ, V1 से, VA से, और गया कहाँ पे, VC पर। तो VA माइनस VC, जहां से हमारा करंट स्टार्ट होता है हम उसको बड़ा मानते हैं। तो VA में से माइनस करेंगे VC को अपॉन 5। तो VA माइनस VC अपॉन 5 प्लस I2 ब्रांच कहाँ है, ये रही। यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ VA और गया कहाँ, अर्थ की तरफ। अर्थ का जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हमारा 0 वोल्ट होता है। तो VA माइनस कितना हो जाएगा, 0 अपॉन कितना रजिस्टर है हमारा, 2 ओम का, अपॉन 2 इज प्लस I3 ब्रांच में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ है हमारा I3 ब्रांच, ये रहा। I3 ब्रांच है हमारी, ये रही I3 ब्रांच। तो I3 ब्रांच में VA से स्टार्ट हुआ, VA, ये हमने I3 की वैल्यू निकाल ली है, ये हमारा I2 ये वाला है। तो I2 के लिए क्या करेंगे, I1 ये हमारा I1 हो गया, ये हमारा I3 हो गया। अब हम कर रहे हैं I2 के बाद, तीनों को ऐड तो करना था, ये हमने पहले ले लिया। तो I2 का स्टार्ट हुआ यहाँ से VA से और एंड कहाँ पे हुआ, VB में। तो VA माइनस VB अपॉन रजिस्टर कितना आया, 3। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 10। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जब आप लेंगे 2 का, 3 का और 5 का, ये हमारा आएगा एलसीएम 15 आएगा।
नहीं 15 इसके 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसके एलसीएम आएगा 30। जब हम 30 को करेंगे तो 55 के टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 6 टाइम। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 VA माइनस VC प्लस 2 के टेबल में कितने टाइम आएगा 30, 15। तो 15 इंटू VA प्लस 3 के टेबल में कितने टाइम आएगा 10 टाइम। तो 10 इंटू VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 VA माइनस 6 VC प्लस 15 VA प्लस 10 VA माइनस 10 VB इज इक्वल टू, अब ये जो 30 है इसे मैं दूसरी साइड ले गई तो ये यहाँ पे क्या आता है डिवाइड में, इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 30 इंटू 10 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ये हमारा 10 VA हो गया, 15 VA और 6 VA जो कि हमारा हो जाएगा 31 VA माइनस 10 VB माइनस 6 VC। और ये जो हमारा 300 है ना इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 300 इज इक्वल्स टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। ठीक है, अब हमने जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसको वोल्टेज की टर्म में ले आए, जो हमारी करंट की टर्म में थी उसको हमने वोल्टेज की टर्म में ले आए। अब हम दूसरी की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या है, I2 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। अब I2 की वैल्यू किसके इक्वल है, I4 प्लस I5 के। I2 कहाँ है, I2 अभी हमने फाइंड आउट किया था, I2 कहाँ है, ये रहा। तो VA माइनस VB अपॉन 3 इज इक्वल्स टू I4। अब हमारा I4 कहाँ पर है, I4 हमारा ये रहा, ये है इस ब्रांच में ही तो I4 करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, VB से, और जाके कहाँ जा रहा है, हमारी अर्थ में जिसका पोटेंशियल 0 होता है। तो VB माइनस 0 अपॉन 5। तो ये हमारा हो जाएगा VB माइनस 0 अपॉन 5 प्लस I5। I5 कहाँ है, ये रहा करंट। तो VB आके एंड कहाँ पे हो रहा है, VC, VB माइनस VC अपॉन 1। तो VB माइनस VC अपॉन 1। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको जो है इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे उसको इक्वेशन नंबर बी का नाम बोलेंगे। फिर हम करेंगे इसी तरीके से इसको, इसमें क्या है हमारा I1 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I6 प्लस 2। I1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, कहाँ है I1, ये रहा हमारा I1। तो VA माइनस VC अपॉन 5 प्लस I5 की वैल्यू भी अभी हमने निकाली, कितनी हो गई, VB माइनस VC अपॉन 1। ठीक है, अब आपको निकालनी है I6 की। I6 कहाँ है, इस वाले ब्रांच में हमारा I6 करंट फ्लो हो रहा है। तो VC माइनस 0 क्योंकि हमारा अर्थ में जा रहा है, तो VC माइनस 0 अपॉन 4। तो ये हमारा हो जाएगा VC माइनस 0 अपॉन 4 प्लस 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जो हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी, वो पहली इक्वेशन तो अभी हमने बना ली, ये जो आई। दूसरी इक्वेशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आने वाली है ये -5VA प्लस में 23VB और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 5V3 इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इक्वेशन नंबर थर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4V1। जो हमने यहाँ पे V1 है ना, हमने VA अज्यूम किया था, तो वो बात सेम ही है, V1 प्लस 20V2 माइनस 29V3 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ किस तरीके से आपको कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले ऑन करेंगे, मोड का बटन प्रेस करेंगे, 1 2 3। जब आपका इक्वेशन आ जाएगा तो इक्वेशन के लिए 1 प्रेस करेंगे। अब हमारे पास अननोन कितने हैं, आपको किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक V1 की, एक V2 की और एक V3 की। तो हमारे पास अननोन कितने हैं, 3। तो आपसे पूछिए A1 की वैल्यू। आप पहली इक्वेशन के पास जाएंगे और V1 के जो साथ है कोफिशिएंट है उसको रखेंगे, तो कितना है 31। ठीक है, आपने लिख ली 31। अब B1 की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी है, आपको साइन के साथ लेनी है, तो ये कितनी है हमारी माइनस के 10। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कितने C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6। और जो हमारी D1 है, D1 हमारा बताता है कांस्टेंट टर्म। अब आपको कांस्टेंट टर्म जब भी लेनी है जब आप सबको एक साइड ले आए, आप ऐसे नहीं प्लस के 300 ले लेंगे, आपको क्या करना है, सबको एक साइड लाना है। और यहाँ पे कितनी आ रही है, माइनस के 300। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर हम जाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के पास। अब इसने पूछी A2 की वैल्यू। A2 मतलब जो हमारा V1 है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो कितना है कोफिशिएंट इसका, माइनस के 5। ठीक है, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, फिर कितना आएगा B2 जो कि हमारा 23।
फिर आता, अब नेक्स्ट हम देखते हैं C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15। और नेक्स्ट है हमारा D2, मतलब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसमें क्या लेंगे हम, 0। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमारे ये है, जब आप सॉल्व करेंगे उसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इसकी जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें जो हमारा VA का कोफिशिएंट है वो कितना है, 4, ये 20, फिर C3 की वैल्यू कितनी, माइनस की 29, देन आपके D3 की वैल्यू कितनी, माइनस की 40। आप एक साइड लेके आएंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास x की मतलब V1 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, माइनस की 12.05, जो कि आपकी ये रही। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आएगी 5.1 आ जाएगी आपके पास। और z की वैल्यू कितने आने वाली, मतलब V3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3.8। तो आप इस तरीके से तीनों वोल्टेजेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। और जो हमारे नेगेटिव साइन आ रहा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन में पूछा था क्या फाइंड आउट करना था, आपको करंट बताना था हर रजिस्टर में, जैसे कि ये है, इन सब में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लेंगे, I4 I5 जितने भी आपने करंट अज्यूम करे हैं। तो I1 के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, अपनी इक्वेशंस पर। I1 की वैल्यू यहाँ से, जैसे I1 इज इक्वल टू आपने कितना लिया है, V1 माइनस V3 अपॉन 5। तो V1 की वैल्यू भी पता है आपको, V3 की भी, और अपॉन डिवाइड कर देंगे उसको 5 से, तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फिर आप I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन 3, V1 की वैल्यू पुट करेंगे, V2 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इज इक्वल्स टू कितना होगा, I2। आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जो है आप I3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। I3 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, I3 के लिए क्या है आपके पास, V1 अपॉन 3, तो V1 की वैल्यू लेंगे इज इक्वल्स टू I3, V1 को डिवाइड कर देंगे 3 से, आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपने जितने भी करंट अज्यूम करें, I6 तक आपने अज्यूम करें, तो उन सब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपने फाइंड आउट कर लिया अपनी वैल्यूज को, तो आपके पास क्या आ गई, सारे करंट की वैल्यूज आ गई। तो इसमें क्या है, 5 ओम, 5 ओम, ये जो हमारा 5 ओम है, अब इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1। तो जो I1 करंट की वैल्यू आएगी वही आपके जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे 5 ओम के रेजिस्टर के थ्रू, वो I1 करंट होगा। इसी तरीके से जो आपका 2 ओम का रेजिस्टर है, इसके थ्रू जो है कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I3। तो जो I3 की वैल्यू आएगी वही आपके करंट की वैल्यू आएगी, जो कि 2 ओम से के थ्रू अपना फ्लो करेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप सबको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, एट दी एंड I1 I2 I3 I4 I5 I6 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AKT 2024-25 में पूछा गया है। अभी क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द ब्रांच करंट इन द सर्किट। आपको एक सर्किट गिवन है, नोडल एनालिसिस का यूज करके आपको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जो सर्किट है वो आपका ये है। अब आपने लास्ट 2 प्रीवियस क्वेश्चन देखे, उसमें और इसमें क्या फर्क है, अब हम ये देखते हैं। उसमें जो था कहीं पर भी वोल्टेज सोर्स आपको नहीं गिवन था, इसमें आपको वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर कहीं पे आपको वोल्टेज सोर्स दिख जाता है अपने सर्किट में, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक अप्रोच आपको रखनी है, ये हमारा सर्किट इस तरीके से है। ये जो यहाँ पे हमारी वोल्टेज की वैल्यू ये है हमारी 2 वोल्ट, 6 वोल्ट सॉरी। ठीक है। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी बेसिक्स हमने सीखे थे। तो सबसे पहला क्या था, स्टेप नंबर 1 हमारा ये होता है, आपको नोड फाइंड आउट करनी है कि हमारे सर्किट में कितने नोड प्रेजेंट है। अब नोड क्या होते हैं, वो पॉइंट, वो कनेक्ट मतलब कनेक्टर जहां से हमारे 3 से ज्यादा ब्रांचेस आपस में आके मिल रही हैं। तो एक तो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमारी 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, यहाँ पे हमारी 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, और एक को क्या करना पड़ता है, आपको ग्राउंड करना पड़ता है। आपने उसको अर्थ कर दिया, तो आपने इसको, ठीक है, आपने स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया। अब आप बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हमें जो है हर ब्रांच में करंट की वैल्यू को अज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम I1 अज्यूम करेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। यहाँ पे I3 करंट हमारा आगे जाएगा। यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पता है, तो
आपका जो है 4 एम्पियर करंट अंदर की साइड जा रहा है, इसमें जा रहा है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे I4, ठीक है, I1, I2, I3 और I4। हमारे पास 4 करंट हमने अज्यूम करने पड़े 4 ब्रांचेस में। ठीक है, अब हमने स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, नोड को फाइंड आउट किया। एक नोड को आपने ग्राउंड कर दिया। फिर आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया, हर नोड से जो भी ब्रांचेस जा रही हैं उसमें करंट की वैल्यू को अज्यूम कर लिया। अब हम लेंगे केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करेंगे, जो कि क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब इनकमिंग करंट कितना है, यहाँ पे 0, कुछ भी आ तो नहीं रहा ना, सब यहाँ से जा रहा है, तो 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जो करंट यहाँ से जा रहा है उसके सम के। तो कौन कौन सा करंट जा रहा है, I1, I2 और I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नोड की तरफ। ये हमारा दूसरा है, सेकेंड। ये इसकी वैल्यू हमने वी ए मानी और इसकी वैल्यू वी बी। ठीक है, अब यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, तो आने वाला करंट कितना है, I3, और आने वाला करंट कितना है, 4 एम्पियर। तो I3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना करंट यहाँ से जा रहा है, I4। तो आपने केसीएल के हेल्प से करंट की टर्म में इक्वेशंस बना ली हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज करेंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें I की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन आर। अब इसके हेल्प से हमें क्या करेंगे, हम ये जो करंट की टर्म में आपके पास इक्वेशन आई है, हम इनको वोल्टेज की टर्म में कर लेंगे। तो I1 ब्रांच के पास जाते हैं। I1 ब्रांच ये रही, यहीं पे तो I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, VA से। तो VA, अब इसमें यहाँ पे बीच में आ गई आपके पास वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आपके पास एक बैटरी आ गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो आपको जो अपने बैटरी की जो साइन लेना है वो माइनस का लेना है। तो -6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे तो कोई भी रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं है, तो कितना है 0, मतलब कोई रेजिस्टर ही नहीं है, तो 0 वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, आपको समझ आया कि हमने इसकी वैल्यू -6 क्यों ली, क्योंकि ये जो हमारा करंट था वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा था, और जब हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है तो हम वैल्यू कैसी लेते हैं, हम वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं I2 की तरफ। I2 करंट कहाँ है, ये रहा। तो ये स्टार्ट हुआ VA से और जाके खत्म कहाँ पे हो गया, हमारा अर्थ में चला गया। अर्थ का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट। तो -0 अपॉन रजिस्टर कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, सिर्फ एक, कितने का, 3 ओम का, प्लस I3, जहाँ पे हमारा I3 करंट फ्लो रहा है वहां पे जाता है उस ब्रांच के पास। तो ये हमारा I3 करंट, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, VA से, एंड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे VB अपॉन कितने रजिस्टर प्रेजेंट है, सिर्फ एक रजिस्टर 2 ओम का। तो 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपको इनफाइनाइट वैल्यू देता है। अब अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे तो आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। अब इनफाइनाइट को किसी में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, तो ये तो इनफाइनाइट बन जाएगी। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब क्या मैं इस वाली जो आपकी टर्म है इसको ऐसे लिख सकती हूँ, I1 इज इक्वल्स टू VA -6 अपॉन 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि I1 की तो वैल्यू है, I1 की वैल्यू VA -6 अपॉन 0। तो अब क्या करूंगी मैं, तो VI1 इंटू 0 इज इक्वल टू VA -6। ठीक है, तो आपके पास जब VA की वैल्यू आ जाएगी, VA -6 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास VA की वैल्यू कितनी आने वाली है, VA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 6 वोल्ट। ठीक है, तो आपने VA की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर ली। जब आपको डिनोमिनेटर में 0 मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उसको इक्वल रख देंगे, वो किसकी वैल्यू है उसके इक्वल रखेंगे, 0 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड, और क्या निकाल लेंगे, आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपको वैल्यू अपनी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ, जो कि हमने नोड 2 की हेल्प से बनाई थी। तो नोड 2 की जो हेल्प से बनाई थी वो क्या थी, आपके I3 + 4 इज इक्वल टू I4। I3, अब I3 की वैल्यू कहाँ पर है, आपके पास ये रही, ये आपके I3 की तो वैल्यू है, तो वो कितनी है हमारे पास, VA - VB अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू I4। I4 अब किस ब्रांच में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इस वाली ब्रांच में। तो ये स्टार्ट हुआ VB से और जाके कहाँ चला गया, हमारी अर्थ में। तो VB -0 अपॉन 12, हमारा कितना रेजिस्टर प्रेजेंट है, सिर्फ एक, वो भी 12 ओम का। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया।
अब आपके पास क्या है, आपके पास VA की वैल्यू है, आपके पास VA की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। अब हम इसमें VA की वैल्यू अगर मैं पुट कर देती हूँ तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, VB की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6 माइनस VB अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू VB अपॉन 12। अब आप क्या करें, आप इसका एलसीएम ले लें। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो 6 माइनस VB। अब इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में 1 है, तो 4 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 2 से, प्लस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू VB अपॉन 12। तो 2 को यहाँ से हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, जब हम करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 माइनस VB इज इक्वल्स टू VB अपॉन 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 6 माइनस 6 VB इज इक्वल्स टू VB। ठीक है, 12 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 7 VB। आप सॉल्व करेंगे, आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना था, अब आपको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम क्या करेंगे, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 40 माइनस VB अपॉन, ये हमने इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू VB अपॉन 6। अब क्या करेंगे, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 14 माइनस 6 VB इज इक्वल टू VB। अब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 6 इंटू 14 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 7 VB हो जाएगा आपके पास। तो 7 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 टू 14, तो VB की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 12 वोल्ट। तो आपने VA और VB के दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। VA की वैल्यू कितनी आई आपके पास 6 वोल्ट और VB की वैल्यू कितनी आई आपके पास 12 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है सब ब्रांचेस में करंट के I1, I2, I3 इसके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो करंट थ्रू 3 ओम का जो रेजिस्टर है, अब 3 ओम का रेजिस्टर कहाँ पर है आपके पास, ये रहा। अब अगर आप बात करें इसका 3 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है I2, तो अगर आप I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो 3 ओम के अक्रॉस जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपको I2 की वैल्यू चाहिए, तो I2 की वैल्यू कितनी है V1 अपॉन 3। V1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, तो V1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 6, तो 6 अपॉन 3 करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट फिर आप जाएंगे इसके पास 2 ओम का, तो 2 ओम का जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है I3, तो I3 करंट की वैल्यू कितनी है V1 माइनस V2 अपॉन 2। तो V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो 6 माइनस V2 की वैल्यू 12, तो 6 माइनस 12 अपॉन 2, जिसको आप करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस के 3 एम्पियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको I4 की वैल्यू निकालनी है। तो I4 के लिए अब आप जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, I4 के लिए V2 अपॉन 12, तो V2 की वैल्यू कितने आपके पास 12, तो 12 अपॉन 12 1, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा आपके I4 से। तो आपको क्या करना था, सारी ही ब्रांचेस में से आपको जो करंट की वैल्यू थी वो बतानी थी। तो I1, I2, I3, I4, I5 आप सबकी वैल्यूज को बता देंगे। इसकी आपको किसकी नीड है, आपको जो नीड है स्पेसिफिक क्वेश्चन में I2 की, I3 की और I4 की, जो आप बता देंगे और आपको आपके 7 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब ये जो आपका नेगेटिव में आंसर आया है इसका मतलब क्या है कि ये जो I3 की आपने डायरेक्शन ली थी वो हमने गलत डायरेक्शन ली थी, जो हमने अज्यूम करी थी ना वो डायरेक्शन गलत थी। जो हमने डायरेक्शन ली थी उसके अपोजिट में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सही है। मतलब I2 की जो डायरेक्शन थी वो सही थी, लेकिन I3 की हमने डायरेक्शन जो ली थी वो बाहर की तरफ ली थी, लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो अंदर की साइड में थी। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में एक सर्किट ड्रॉ करें और उसमें सही करंट की डायरेक्शन को दिखा दें। जैसे कि आपके पास I2 की जो आई थी साइन वो पॉजिटिव में आया था, मतलब जो आपने डायरेक्शन ली वो सही थी, तो आप I2 की वैल्यू लिख देंगे और इसी डायरेक्शन में लिख देंगे। I3 की वैल्यू आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आई थी, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे और जो आपका आंसर आया आप उसको लिख देंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एकेटी 2022-23 में पूछा गया। अभी क्वेश्चन हमारा नोडल एनालिसिस पर ही बेस्ड है। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द करंट बाय नोडल एनालिसिस थ्रू 2 ओम रेजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन बिलो। ये जो आपका 2 ओम रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितने करंट फ्लो हो रहा है आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से, नोडल एनालिसिस की हेल्प से। तो आपको जो सर्किट गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है और किस तरीके से फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अब हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है नोड को फाइंड आउट करना। नोड क्या होता है, जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस आकर मिल रही होती है। तो एक तो हमारा ये होगा, इसको हमने वी ए का नाम दे दिया, ये हमारा हो गया वी बी, और इसको क्या कर दिया, एक नोड को आपको क्या करना होता है, ग्राउंड, जिसको हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या करना है, अब आपको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू को अज्यूम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया, यहाँ पे V1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है करंट मेरा V2 करंट, I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट यहाँ पे जाएगा, ये हमारा I3 रहेगा। यहाँ पे मैंने माना I4 करंट है, और यहाँ पे मैंने माना I5 करंट है। ठीक है, आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया, आपने नोड को फाइंड आउट कर लिया, एक नोड को ग्राउंड कर दिया, फिर आपने हर ब्रांच में करंट की वैल्यू को अज्यूम कर लिया। जब हम अज्यूम करते हैं तो हम बाहर की साइड लेते हैं, मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से मैंने बाहर की साइड सारी वैल्यूज को दिखाया है। अगर मेरी डायरेक्शन गलत होगी तो वो नेगेटिव साइन के थ्रू मुझे पता चल जाएगी एट दी एंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ का यूज करेंगे, जो कि हमारा क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले नोड के लिए। तो पहले नोड में कितना करंट आ रहा है, कुछ भी करंट नहीं आ रहा, सारा करंट जा रहा है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने दूसरे नोड के पास। ये रहा हमारा दूसरा नोड, इसमें कितना करंट आ रहा है, सिर्फ मेरा जो करंट आ रहा है वो I3 करंट आ रहा है। तो I3 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, जो करंट बाहर जा रहा है उसके सम के। तो I4 प्लस I5, I4 प्लस I5। अब क्या करते हैं, अब हम फिर यूज करते हैं V इज इक्वल्स टू IR, जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करके क्या करते हैं, ये जो करंट के टर्म में इक्वेशन है उसको वोल्टेज के टर्म में हम लाते हैं। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी होती है, V अपॉन R। तो I1, जहाँ पे हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है, हम उस ब्रांच के पास जाते हैं। तो हमारी ये रही ब्रांच जिसमें हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो I1 करंट VA से स्टार्ट हुआ, VA माइनस, माइनस लेंगे प्लस लेंगे, जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करता है तो हम उसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो -20 अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि ये हमारा लास्ट में कहा जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, तो -0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसे VA -20 अपॉन 1 से दिखा दिया, प्लस I2 ब्रांच कहाँ है, ये रही, जहाँ पे हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो वो स्टार्ट हुआ VA से, VA माइनस कहाँ चला गया, अर्थ में, जिसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो VA -0 अपॉन रेजिस्टर कितना प्रेजेंट है, 1 ओम का, तो अपॉन 1 प्लस I3 कहाँ है, I3 हमारी ये रही ब्रांच जिसमें हमारा I3 करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है I3। तो हमारी I3 ब्रांच कहाँ है, I3 ब्रांच हमारी ये रही। तो इसमें जो हमारा करंट I3 फ्लो हो रहा है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, VA से, और जाके एंड कहाँ पे हो गया, VB पर। तो VA माइनस VB अपॉन इसमें कितना रेजिस्टर प्रेजेंट है, कितने ओम का, 0.5 ओम का रेजिस्टर आपके पास प्रेजेंट है, इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो VA -20 अपॉन 1 प्लस VA अपॉन 1 प्लस 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, VA माइनस VB अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू 0। जिससे क्या होगा, ये जो आपका 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा, 1 1 1 बचेगा। तो आप डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। VA प्लस 2 इंटू VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या कर, 1 2 और आपके पास, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2VA प्लस VA प्लस VA, तो ये आपके पास हो जाएगा 4VA माइनस, माइनस का आएगा 2VB माइनस 2VB माइनस के 20 इज इक्वल्स टू 0। ये आप बोलेंगे इसको इक्वेशन नंबर A। ठीक है, फिर आप जाएंगे दूसरे के पास। दूसरी इक्वेशन ये है हमारी I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। तो I3 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी, I3 की वैल्यू कहाँ है, ये रही, VA माइनस VB अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू I4। वो ब्रांच जहाँ पे हमारा I4 करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कहाँ है, ये रही। तो VB से स्टार्ट हुई और जाके कहाँ पे एंड हो गई, अर्थ पे। तो VB -0 अपॉन कितना रजिस्टर आया है यहाँ पे, 2 ओम का, प्लस I5 ब्रांच कहाँ पर है, ये रही हमारी I5 ब्रांच जहाँ पे हमारा I5 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये VB से तो स्टार्ट हुई, जाके अर्थ में एंड हुई, बीच में यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज सोर्स आया। तो हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कैसे लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रही होती है
तो हम उसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, माइनस, मतलब उसको माइनस करते हैं। तो VB ये पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रही है तो माइनस में लेंगे, तो VB माइनस 20/1, तो VB माइनस 20/1 इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू नहीं आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर बी बोलेंगे। तो आपने ए और बी दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कैसे करके, इसका जो है एलसीएम लेकर के आप सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप अपना कैलकुलेटर का यूज करेंगे, VA और VB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, VA की वैल्यू और VB की वैल्यू। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास VA और VB की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको पूछा था ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो रहा है, हमने जो अज्यूम किया था वो किया था I4, तो I4 करंट। अब I4 करंट की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, VB माइनस 0/2, मतलब I4 की वैल्यू आएगी आपके पास VB/2। आप यहाँ से VB की वैल्यू निकालेंगे, VB को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास I4 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे उस करंट की वैल्यू आएगी जो कि हमारा 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। आप पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा और फिर देखिएगा क्या आपके आंसर यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपके पास जो VA की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 11 वोल्ट और VB की वैल्यू आएगी 12 वोल्ट। तो 2 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो करंट होगा VB/2 मतलब 12/2, जो कि 6 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। अब जो भी हमारे नोडल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने मैश एनालिसिस पर। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है ये हमारे AQ 2025-26 में पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द करंट इन द 2 ओम रेजिस्टर ऑफ सर्किट बाय मैश एनालिसिस। अब आपको मैश एनालिसिस का यूज करना है और 2 ओम का जो रेजिस्टर है, मतलब 2 ओम का रेजिस्टर कहाँ है, ये रहा, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है आपको उसकी वैल्यू को बताना है। अब हम देखते हैं, अब हमने नोडल एनालिसिस को तो देख लिया बहुत अच्छे से किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, नोड फाइंड आउट करना है, एक नोड को अर्थ करना है, फिर हर जो ब्रांच है उसमें करंट की वैल्यू को अज्यूम करना है, फिर KCL का यूज करके करंट की टर्म में आपको इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, फिर आप हर नोड पर इक्वेशंस बना लेंगे, फिर ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR, और जो हमारी करंट की टर्म में आपके पास इक्वेशन आई है उनको सॉल्व करके, मतलब ओम्स लॉ का यूज करके उसको जो है वोल्टेज की टर्म में निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और जो हमारे सारे वोल्टेजेस हैं उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर अपने क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग अब आप क्या करेंगे, उसमें जो भी वैल्यूज पूछी गई है उसको फाइंड आउट कर देंगे। अब हम देखते हैं अपना मैश एनालिसिस की मैश एनालिसिस किस तरीके से होता है। जैसे उसमें सबसे पहले आपको नोड फाइंड आउट करना था, इसमें आपको मैश फाइंड आउट करना होता है। मैश क्या होता है, एक क्लोज लूप जिसके अंदर दूसरा हमारा कोई मैश ना आए। अब इसके अंदर कोई और नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला मैश, जिसमें हमारा मैंने माना ये पहला मैश माना, ये मेरा दूसरा मैश हो गया और ये मेरा तीसरा मैश हो गया, 3 मैश मान लिए। अब हम मानते हैं दूसरे में करंट, उसमें हर ब्रांच में करंट मानते थे, इसमें हर मैश में करंट मानेंगे। तो इस मैश में मैंने माना I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 और इसमें I3। अब जो हम जनरली लेते हैं करंट की डायरेक्शन, आप दूसरी साइड से भी ले सकते हैं, मैंने क्लॉकवाइज लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन जो हम जनरली लेते हैं वो हम क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बनानी है इक्वेशंस। तो हमारा जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर का काम क्या होता है, रेजिस्टर जो है हीट एनर्जी लेता है, मतलब ये जो हमारे करंट फ्लो करेगा यहाँ पे करंट से हीट लेगा और उसको हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा हमेशा लॉस करता है, इसका काम लॉस करना ही तो होता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉस करता है, तो हम इसकी वैल्यू जो है, जो अपना रेजिस्टर है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। आपको इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको इसकी वैल्यू क्या लेनी है, हमने हमेशा क्या लेनी है, इसकी वैल्यू को माइनस में ही लेना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, मैंने इस रेजिस्टर से स्टार्ट किया, तो माइनस के 5, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो ये आपने R की वैल्यू ले ली और आपको लेनी I की वैल्यू, I कहाँ है हमारा, कितना है I1। ठीक है, तो ये V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ का यूज करा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप यूज करें KVL। KVL क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में जो हमारा एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेजेस का वो 0 होता है। तो डायरेक्टली आप V1 V2 ना लेके आप क्या करें, ओम्स लॉ का यूज करें और I इंटू R में जो है अपनी इक्वेशंस बना रहे हैं। ठीक है, फिर आप बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे जो है हमारा I1 करंट यहाँ पे फ्लो होगा,
तो ये रेजिस्टर आपको किस में लेना है, माइनस में, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। फिर आपके पास आएगी करंट की बारी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ब्रांच में, तो I1 भी करंट फ्लो हो रहा है और I2 भी करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं कौन सी वैल्यू लूं? अब आपको दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, इसमें जो है करंट वो यहाँ से एंटर हो रहा है, अगर ये इस तरीके से ही तो जा रहा है, तो ये हमारा करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टर में। और अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये इधर से एंटर हो रहा है। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो हम उसमें क्या लेते हैं, उसमें हम माइनस का साइन देते हैं। और जो जिस मैश की मैं बात कर रही हूँ, मैं उस मैश को खुद बड़ा मानूंगी कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो करंट ज्यादा है। तो I1 माइनस I2, I1 हमने पहले इसीलिए लिया क्योंकि मैं पहले मैच की बात कर रही हूँ, तो पहले मैच में मैंने माना कि I1 करंट ज्यादा है I2 के कंपैरिजन में। और माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। फिर हम बढ़े इधर, इधर यहाँ पर कोई भी रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं, कोई भी कंपोनेंट नहीं है आपके पास। फिर आप बढ़ेंगे आगे, फिर आता है आपके पास ये। अब आपके करंट जो है वो कहाँ से जा रहा है, आपका नेगेटिव डायरेक्शन से जा रहा है। जब आपके नेगेटिव टर्मिनल से जाता है, तो आप उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो +60 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने ये बनाई, आपको समझ आई कि आपने किस तरीके से बनाई। अगर आपको कम समझ आई, मैं आपको दूसरे मैच में दिखाऊंगी, आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके -5I1 माइनस के 3I1 प्लस 3I2 इज प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस के 8I1 प्लस के 3I2 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर ए हुई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ। दूसरे मैच में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैंने क्या कहा, रेजिस्टर की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है, इसमें कुछ भी सोचने की बात ही नहीं है। तो -2। अब इसके जो अक्रॉस करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट। तो I2, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा ये 4 ओम का, तो -4। अब मुझे देखनी है करंट की वैल्यू, तो करंट के लिए क्या है, मुझे देखना पड़ेगा। अब इस ब्रांच में तो I2 करंट भी है और I3 करंट भी है। अगर मैं बात करूं, तो ये जो है ये करंट आ रहा है यहाँ से, इस ब्रांच में ऐसे ही तो आ रहा है, फिर ही तो आगे जा रहा है। और इस ये कैसे कर रहा है, ये स्टार्ट और ये आ रहा है यहाँ से, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो साइन कौन सा लेंगे, माइनस का। और जिस मैश में हम चल रहे हैं उसको क्या लेते हैं, बड़ा मानते हैं अपनी तरफ से। तो I2 माइनस I3, ठीक है। आपको समझ आया किस तरीके से किया। अब हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे हमारा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। फिर हम आगे जाएंगे तो ये हमारा कंपोनेंट आएगा रेजिस्टर, जो कि -3 में लेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, और रेजिस्टर को हमेशा माइनस में लेते हैं, तो -3। अब हम बात करेंगे करंट की। तो करंट की जो बात है, ये जो हमारा इधर से जा रहा है और ये हमारा इधर से आ रहा है, तो ये दोनों इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। और जिस मैश में हम होते हैं, हम उसको बड़ा मानते हैं। तो अब हम किस में, हम सेकंड वाले में, तो मैं I2 की वैल्यू को बड़ा मारूंगी। I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। पूरा मैश हमने कवर कर लिया। किरचॉफ लॉ यही तो कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के पूरे अलजेब्रिक सम जो होता है हमारा किसी भी क्लोज लूप में, तो उसका जो क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा, वोल्टेजेस का सम ही तो कर लिया, अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो -2I2 माइनस के 4I2 प्लस के 4I3 माइनस के 3I2 प्लस के 3I1 इज इक्वल्स टू 0। अब I1 वाली टर्म सबसे पहले लिखेंगे, फिर I2 के पास जाएंगे, तो I2 की वैल्यू कितनी है, 4 5 6 7 8 9। तो माइनस के 9I2 प्लस 4I3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बी हो गई। अब आपने दो मैश में अपनी इक्वेशंस बना ली। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मैश की तरफ। तीसरा मैश स्टार्ट किया मैंने यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, तो रेजिस्टर की वैल्यू आपको हमेशा माइनस में लेनी है। तो -6, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है I3, ठीक है। तो ये हमारा I3 हो गया। अब जो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा करंट है वो कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है। जब हमारा करंट कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा होता है, तो हम उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो -20 लेंगे, प्लस ये हमारा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। फिर आगे जाएंगे, हमारे पास रेजिस्टर आ जाएगा। रेजिस्टर की वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं, -4। और बात रही करंट की, तो करंट के लिए ये करंट जो है वो इधर से आ रही है I3, और ये करंट जो है यहाँ से आ रहा है।
तो जिस मैश में हम होते हैं हम उसको बड़ा मानते हैं, तो I3 माइनस I2, तो I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने तीनों इक्वेशन बना ली। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इस तरीके से हमने मैश एनालिसिस का यूज करके अपनी इक्वेशंस को बनाया है। तो -6I3 -20 -4I3 प्लस के 4I2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे I1 की कोई भी टर्म नहीं है तो 0I1 लिख दूं। I2 की कितनी टर्म है, यही वाली है, 4I2 माइनस के 6 और 4 10, तो माइनस के 10I3 माइनस के 20 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जाते हैं इक्वेशन के पास, इक्वेशन के लिए 1। अब आपके पास अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं आपके पास, I1 है, I2 और I3, 3 अननोन है। तो आपके पास 3 अननोन है, एक मिनट सॉरी, इक्वेशन नहीं, A1। अब आपको पूछे A1 की वैल्यू, पहली इक्वेशन के पास जाएंगे, I1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -8। ठीक है, अब पूछा है I2 का कोफिशिएंट कितना है, +3। अब पूछा है I3 का, पहली वाली इक्वेशन में I3 का कोफिशिएंट कितना है, I3 वाली तो टर्म ही नहीं है, तो I3 कितना है हमारा, I3 का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 60। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन में जो हमारी I1 का कोफिशिएंट है वो कितना है आपके पास, 3। I2 का कोफिशिएंट कितना है, -9। I3 का कोफिशिएंट कितना है, 4। और जो आपके कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको क्या है हमारे पास, 0। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन के पास जाएंगे जहां पे हमारी I1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 0, क्योंकि I1 वाली कोई टर्म है ही नहीं। I2 का कोफिशिएंट कितना है, 4। I3 का कोफिशिएंट कितना है, -10। और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है हमारी, -20। इसको भी हमने किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है, एक साइड लेके आए हैं और फिर वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर में पुट कर दिया है। तो आपके पास जो I1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8.36, I2 की वैल्यू आएगी 2.3 और जो I3 की वैल्यू आएगी वो 1.07 आएगी। अब ये हमारी पहली I1 और I2 की टर्म नेगेटिव में आई है, वो हमें क्या बतानी है कि जो हमने डायरेक्शन ली है वो हमने गलत डायरेक्शन ली है। मतलब आपको जो डायरेक्शन लेनी थी वो क्लॉकवाइज न लेके एंटी क्लॉकवाइज लेनी थी। ठीक है, तो अभी जब हमने सॉल्व किया था हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, अभी मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। जो आपके पास आई थी, I1 की वैल्यू आई थी -8.36, हमारी भी यही आई है। I2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2.31, -2.31, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और I3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1.07, और हमारी भी यही आई है। तो अब हमारा क्या पूछा था, आपको क्वेश्चंस में जो पूछा गया था वो पूछा था करंट। आपको करंट की वैल्यू बतानी थी 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो I2 करंट की जो वैल्यू आई है वही आपकी जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी कितना आया था, 2.31 एम्पियर। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना है, 2.31 एम्पियर करंट आया आपको 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको जो हमारे मैश एनालिसिस के क्वेश्चन है उनको किस तरीके से सॉल्व करना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 82 2023 24 और 24 25 मतलब 2 साल लगातार पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारे मैश एनालिसिस पर बेस्ड है। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टर यूजिंग मैश एनालिसिस। आपको मैश एनालिसिस का यूज करके जो हमारा 4 ओम का रेजिस्टर है, मतलब ये वाला जो रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको जो सर्किट दिया हुआ है वो ये सर्किट दिया हुआ है। अब पहले सर्किट में और इस सर्किट में क्या फर्क है, इसमें आपको जो है एक मैच में करंट की डायरेक्शन और वैल्यू दोनों को ही पहले से ही बता रखा है कि मतलब इस जो हमारी ये जो ब्रांच है, ये जो हमारा मैश है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो कि हमारा कितना है, 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो अब हमें क्या करना होता है, मैश एनालिसिस का यूज करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले मैश फाइंड आउट करने होते हैं। तो एक ये हो गया, एक आपका मैश ये हो गया, और एक ये हो गया तीसरा। अब हम क्या, इस पूरा ये वाला भी तो मैश है, लेकिन ये मैश नहीं है, क्यों, क्योंकि मैश वो होता है इसके अंदर दूसरा मैश नहीं आना चाहिए।
ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी दूसरा मैश नहीं है, तो ये एक मैश है, एक ये मैश है, ये ऊपर वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सब में करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना है। इसमें मैंने माना I1 करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी। ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो है इसमें हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पहले से ही पता है। कितना? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया, आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको केवीएल का यूज करना होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि हमारा क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में अगर हम सारे वोल्टेज से अलजेब्रिक सम करें, वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्लोज लूप है। अब हम क्या करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर हमारा ओम्स लॉ होता है, तो इसमें I इंटू आर करेंगे, इसमें I इंटू आर करेंगे, इस तरीके से वोल्टेज की वैल्यू का अलजेब्रिक सम करेंगे। अब हमें पता है हमारा जो रेजिस्टर है उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, इसमें हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो -5, और इसमें ये जो हमारा 5 ओम का रेजिस्टर है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 करंट, तो इंटू I1। फिर बढ़ेंगे आगे, ये हमारा 4 ओम, -4, और इसमें बात करते हैं अब हम करंट की। करंट की एक तो करंट हमारा इसमें यहाँ से ऐसे आ रहा है, क्योंकि हमारा I1 और I2 करंट दोनों फ्लो करेंगे इसमें हमारे 4 ओम में। तो एक करंट हमारा ऐसे आ रहा है, तो एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट। जब अपोजिट होती है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, और जिस मैश में हम चल रहे होते हैं उस मैश की वैल्यू को हम ऑटोमेटिकली बड़ा मानते हैं, तो I1 की वैल्यू बड़ी होगी। तो I1 माइनस किस लिए आया, अपोजिट साइन की वजह से, और इंटू I2 माइनस से I2, तो I1 माइनस I2। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है। फिर हम गए आगे, आगे आपके पास है एक बैटरी। बैटरी में अगर हमारा करंट पॉजिटिव साइड से, सॉरी नेगेटिव साइड से एंटर करता है, तो हम उसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो प्लस के 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो -5 I1 -4 I1 +4 I2 +8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया -9 I1 +4 I2 +8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर ए बोल दिया हमने इसको। फिर हम जाते हैं दूसरे मैश के पास। दूसरा मैश कहाँ है हमारा, ये रहा। तो हमने इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमें पता है रेजिस्टर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस में ही हमेशा उसे लेना है। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इंटू I2 माइनस, कितना रेजिस्टर है, 2 ओम का, तो -2। अब हम बात करेंगे इसमें करंट की। तो करंट हमारा एक तो 2 एम्पियर भी फ्लो हो रहा है और एक I2 भी करंट फ्लो हो रहा है। अब हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन। तो ये जो आ रहा है ये तो हमारा ऐसे आ रहा है, और ये वाला जो करंट है ये भी तो ऐसे आ रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे करके सेम हो गई, तो सेम डायरेक्शन मतलब प्लस। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, तो I2 +2, ठीक है, हो गया हमारा। फिर हम बढ़े यहाँ पे, ये हमारा कुछ नहीं है, फिर हम गए इसके पास, तो ये आया हमारा 4 ओम का रेजिस्टर। तो -4, हमेशा रेजिस्टर नेगेटिव में लेते हैं, तो -4 ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो ये जो हमारा I2 है ये हमारा ऐसे जा रहा है और I1 ऐसे जा रहा है। तो अब हम सेकंड वाले की बात करें तो इसमें क्या मानेंगे, इसमें हम I2 को बड़ा मानेंगे। जब हमने पहले के लिए सॉल्व किया था 4 ओम रेजिस्टर के लिए, तो इसमें I1 को बड़ा माना था, लेकिन जब हम सेकंड मैश में आए तो हमने I2 को बड़ा माना। तो I2 माइनस के I1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो -6 I2 -2 I2 -4 I2 +4 I1 इज इक्वल्स टू 0। अब I1 वाली टर्म कहाँ है, सिर्फ ये है, तो 4 I1। I2 वाली एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 10 और -2, तो -12 I2 -4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर बी आ गई। आपने दोनों इक्वेशन बना ली, अपने मैश को सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू आपको चाहिए, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू। फिर आपको क्या करना है, आपको 4 ओम का जो रेजिस्टर है इसके थ्रू जो है जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को बताना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अपना यूज करेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, मोड का बटन प्रेस करेंगे 3 बार, इक्वेशन आएगी। आपके अननोन कितने, 2 अननोन है, I1 और I2 की तो वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 अननोन है। तो इसमें पूछिए आपको, सॉरी, A1 की वैल्यू कितनी है, -9। ठीक है, आगे बढ़े B1 की वैल्यू कितनी है, जो हमारा I2 का कोफिशिएंट है वो कितना है हमारा 4, तो ये हमारा हो गया 4।
फिर C1 मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है 8। जब हम सबको एक साइड लेके आएंगे जब भी हमें वैल्यूज रखनी है अपने कैलकुलेटर में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप जाएंगे दूसरी इक्वेशन के पास। तो I1 का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है आपके पास 4। I2 का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है -12। और जो हमारा C2 मतलब जो इसमें कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है -4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो आएगी I1 की वैल्यू वो आएगी 0.86। अब ये जो नेगेटिव आया है, नेगेटिव क्या बता रहा है कि जो हमने ये जो डायरेक्शन ली थी ना, ये डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज दी थी। ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी जो करंट डायरेक्शन होगी। और y की जो वैल्यू है मतलब ये जो आपकी आई है y मतलब कि I2 की वैल्यू आई है 0.04। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ये आपका I1 आ गया, ये आपका I2 आ गया। अब हम क्या कर लिया, अब हमने I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना था, ये जो हमारा 4 ओम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो वो क्या था हमारे I2 माइनस I1। अब जो आपकी I1 की वैल्यू आई थी वो आपकी माइनस में आई थी, तो हम उसको माइनस में ही कंसीडर करेंगे। तो ये आपके I1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये 0.04। अगर हम एक और आगे टर्म ले लेते हैं तो आगे 3 है, तो 0.043 माइनस, और माइनस का साइन इसमें पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा 0.86। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.913। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि आपको करंट फाइंड आउट करना था 4 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस। तो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 जिस तरीके से भी आपको करना है, आपका जो आंसर आएगा 0.913 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से ना करना चाहें कि आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैश से जो मैंने इक्वेशन बनाई वो उसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, फिर मैंने दूसरे मैश की में जो केवीएल की इक्वेशन बनाई, केवीएल को अप्लाई करके, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आई 4। ये आपके पास यहाँ तक तो मैंने आपको करके दिखाया था, फिर हमने कैलकुलेटर का यूज किया था। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया, I1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो I1 की वैल्यू कितनी आई 3I2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके I1 की वैल्यू है। आपने I1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। जब आप I1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास जो I2 की वैल्यू आएगी, क्योंकि I1 को तो आपने खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसमें I1 की वैल्यू रख दी I2 की टर्म्स में। तो I2 की वैल्यू आएगी माइनस की 1/23। ठीक है, फिर आप I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे। जब आप I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, और आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आपका 4 ओम का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये इतना सब समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे 82 2023-24 में पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, ये हमारा मैश एनालिसिस पर ही बेस्ड है। इसमें आपको इक्वेशंस बना के दिखाने कि ये जो आपका नेटवर्क है, ये जो आपको सर्किट गिवन है, इसमें इक्वेशन किस तरीके से बनेगी आपको ये बताना है। तो आप पहले इस सर्किट को देखिए कि क्या इसमें क्या अलग है इस सर्किट में। सबसे पहले तो इसमें एक मैश में आपको करंट की वैल्यू पहले से ही दी हुई है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लिया कि अगर एक मैश में पहले से ही करंट की वैल्यू दी हुई होती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें आपको जो है एक में बीच में करंट सोर्स गिवन है। ये करंट सोर्स जब गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी इंडिविजुअल इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, तो आप इसकी इंडिविजुअल इक्वेशन बनाएंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। यही तो आपको गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आप इसमें मैच बनाइए, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 मैश हमारे बन गए। करंट की जो आपको डायरेक्शन है वो ऑलरेडी गिवन है, तो आपको स्टेप 2 नहीं करने की जरूरत है। अब ये जो I3 करंट है इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, कितनी है 3 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू आपके पास 3 एम्पियर है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अगर मैं बात करूं, ये जो 2I है, ये जो मेरा करंट सोर्स है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। तो 2I की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये जो करंट है ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो अगर मैं करंट की बात करूं तो वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसकी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में माइनस होगी। अगर मैं I2 वाली टर्म को बड़ा ले लेती हूँ तो I2 माइनस I1 हो जाएगी। तो 2I की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, I2 माइनस I1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर
2 बोल दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, I3 की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि आपको क्वेश्चन में पता थी। फिर मैंने कहा ये जो है ना बीच में करंट सोर्स, मुझे इसको हटाना है। अगर बीच में आपके पास करंट सोर्स होता है तो आप इसकी इक्वेशन बनाते हैं और ये आपका जो है फिर हट जाता है। जब ये आपका हट जाएगा ये आपका सुपर मैश बन जाएगा, ठीक है। तो सुपर मैश की कंडीशन हो जाती है जिसमें आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको आप हटा तो देंगे, लेकिन ये जो ब्रांच है इसमें आप I1 करंट मानेंगे और इसमें I2 ही करंट मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ आ जाएगा जब मैं आगे सॉल्व करूंगी। आपको इतना समझ आया, फर्स्ट इक्वेशन बनाई, सेकंड इक्वेशन बनाई, फिर अब हमें बनानी है थर्ड इक्वेशन। मैं अगर ये जो 6 ओम वाला रेजिस्टर है इसके अक्रॉस बात करती हूँ कि इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। अगर मैं बात करती हूँ ये आपका ये I1 ही तो ये I करंट जो है यही तो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू में लिख सकती हूँ ये जो I है ये मेरा इक्वल होगा I2 माइनस I3 के। ये I करंट बता रहा है कि ये I करंट जा रहा है, यहाँ पे 2I है, ठीक है, 2I करंट है, ये यहाँ पे जाएगा, इसको दो जगह जाना है, ये इधर I चला जाएगा और इधर I चला जाएगा। मैंने दोनों का हाफ हाफ में बांट दिया, तो यहाँ पे I करंट जाएगा, तो I करंट जो यहाँ पे जा रहा है ये तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया। अब मैं बात करूं अगर अपने उसकी करंट की डायरेक्शन की, तो एक करंट तो मेरा यहाँ से आ रहा है और एक करंट यहाँ से जा रहा है, मतलब ऐसे। तो एक करंट ऐसे आ रहा है और एक करंट ऐसे आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। और मैंने I2 की वैल्यू, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैंने I2 की वैल्यू बड़ी अज्यूम करी है, तो I2 माइनस I1 आपके I की वैल्यू हो जाएगी। ये आपको समझ आएगा किस तरीके से हमने किया, I की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब I की वैल्यू को क्या आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। अगर मैं I की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2। I की वैल्यू क्या है, I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू I2 माइनस के I1। अब I3 की आपको वैल्यू पता है कितनी है, 3 एम्पियर। तो 2I2 माइनस के, अगर यहाँ पे 3 तो 3 टू 6 इज इक्वल्स टू I2 माइनस के I1। अगर मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ सबको तो ये I1 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के 2I2 माइनस के I1 माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, I1 प्लस के I2 माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी। जो कि हमने किसके हेल्प से की, ये जो आपको करंट सोर्स गिवन है, आपने इसके अक्रॉस देखा कि I3 की वैल्यू क्या है, फिर आपने इसकी 2I की वैल्यू निकाली, फिर आपने इसके अक्रॉस देखा कि यहाँ पे I1 करंट फ्लो है। अगर हम बात करें इन दोनों के, क्योंकि ये इन दोनों के अक्रॉस लगा हुआ है तो इसमें I2 और I3 करंट फ्लो करेगा, तो मैंने I की इक्वेशन बनाई I2 और I3 की टर्म्स में, जिसमें मैंने I की वैल्यू निकाली और I की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, जिससे आपकी ये इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नीचे। ये जो हमारा सुपर मैश बन गया, अब हम लगाएंगे इसमें केसीएल। तो जब हम इसमें केसीएल लगाएंगे तो आपके पास क्या है, ये यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये आपका 4 ओम का रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर को हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, तो माइनस के 5 हो गया आपके पास। फिर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 और I3। ये I3 भी तो है, तो I1 तो हमारा ऐसे करके फ्लो कर रहा है, जो I3 वो ऐसे आ रहा है, मतलब एक तो ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी, और मैं बात कर रही हूँ इस मैश की, तो इसमें I1 की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि जिसमें मैं चलती हूँ मैं उसको बड़ा अज्यूम करती हूँ, तो I1 माइनस I3 हो जाएगा। तो इसका काम हो गया। मैंने कहा इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम इसके आगे जाएंगे। जब हम इसके आगे जाएंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 6 ओम वाला रेजिस्टर, तो माइनस के 6 और 6 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो अभी हमने देखा भी था, ये यहाँ से ये इधर से जा रहा है और ये इधर से, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, I2 माइनस I3। फिर अब हम आगे बढ़े, आपके पास आया वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा होता है तो हम उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो माइनस के 6। फिर हम आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर आया आपके पास दोबारा से वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, तो जब नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है तो हम उसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस के 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस के 5I1 प्लस के 5I3 माइनस के 6I2 प्लस के 6I3 माइनस प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। तो I1 वाली टर्म हो गई माइनस के 5I1 माइनस के 6I2 प्लस के 11I3 प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास I3 की तो वैल्यू है ना, I3 की क्या है आपके पास, I3 क्या है आपके पास, I3 आपके पास 3, तो माइनस के 5I1 माइनस के 6I2
प्लस में 11 इंटू 3 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं देख लेती हूँ क्या ये हमारी इक्वेशन सही है। ठीक है, माइनस के 5i1 माइनस के 6i2 प्लस में 33 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 5i1 माइनस के 6i2 प्लस में 39 इज इक्वल टू 0। ए और बी, ये i1 और i2 के टर्म्स में आपको इक्वेशन बन गई। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपको क्वेश्चन में इक्वेशन ही पूछी थी। तो आप i3 की वैल्यू 3 एम्पेयर लिखेंगे और ये एक ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, i1 प्लस i2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 एम्पियर के। और जो माइनस की 5i1 माइनस की 6i2 इज इक्वल टू माइनस के 39, माइनस कॉमन लेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको यही इक्वेशन बतानी थी, फाइनल इक्वेशन। अगर आप चाहें तो आप इसको i1 और i2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नहीं तो नीड नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इक्वेशंस पूछी हुई हैं। तो आपको ये तीनों इक्वेशन एट द एंड बतानी है और आपको आपके 7 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना था। अगर आपका जो है करंट सोर्स बीच में आ जाता है तो वो किसकी कंडीशन बन जाती है? वो आपकी सुपर मैश की कंडीशन बन जाती है, जिसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, उसकी जो है इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर सुपर मैश में क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा AQ 2023-24 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें जो है आपको मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस दोनों का यूज करना है। मतलब आपको दोनों, जो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए थे, दोनों मेथड्स का हेल्प से आपको क्या करना है, आपको जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना हो। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है? आपको करंट फाइंड आउट करना है। 6 ओम का जो रजिस्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो हमारा 6 ओम का रेजिस्टर है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, आपको उसकी वैल्यू को बताना है। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट है वो आपको ये सर्किट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस दोनों का यूज करना है। तो सबसे पहले हम मैश का ही यूज करते हैं। तो मैश में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मैश को कंसीडर करना पड़ता है। एक मैश ही हो गया, दूसरा मैश ही हो गया, तो मैश 1 और मैश 2। फिर क्या करना पड़ता है आपको जो है करंट अज्यूम करना पड़ता है उसकी डायरेक्शन के साथ। तो जो हम जनरली करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को लेते हैं। तो i1 और ये आपका क्या हो गया, i2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम केवीएल का यूज करेंगे। केवीएल का यूज करके क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, तो माइनस के 1 इंटू इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 ओम का रेजिस्टर में, i1। ठीक है, आगे चले आपके पास आया माइनस के 6 रेजिस्टर जो है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें i1 और i2 दोनों करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो है ये तो इस तरीके से आ रहा है और ये आपका इस तरीके से आ रहा है। तो एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगे, माइनस होंगे। और पहले मैश की बात कर रहे हैं तो पहले मैश की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, i1 की वैल्यू को ज्यादा लेना पड़ेगा। तो i1 माइनस i2। फिर आगे चले, आपके पास आया 2 ओम माइनस के 2। अब ये जो 2 ओम रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो रहा है वो कितना, i1। तो i1, फिर आगे बढ़े आपके पास आया ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आपका नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है तो आप उसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो प्लस के 18 इज इक्वल्स टू 0। तो i1 माइनस के 6 i1 प्लस के 6 i2 माइनस के 2 i1 प्लस के 18 इज इक्वल्स टू 0। तो i1 ये हो गया 6 7 8 9। तो माइनस के 9 i1 प्लस के 6 i2 प्लस में 18 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ए, जिसको आपने ए बोला। फिर आप जाएंगे दूसरे मैश की तरफ। जब हम दूसरे मैश में जाएंगे तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आया 3 ओम का रेजिस्टर। तो रेजिस्टर की वैल्यू को हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, माइनस के 3। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, i2। तो i2, आगे बढ़े, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है। जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर होता है तो हम उसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो माइनस के 12। आगे बढ़े, आपके पास आया 4 ओम। तो माइनस के 4। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपका i2। तो ये आपका i2 करंट फ्लो हो रहा है। फिर आगे बढ़े, आपके पास आया माइनस के 6 ओम का रेजिस्टर आया। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका i2 और i1 दोनों हो रहा है। तो i2 की जो डायरेक्शन है वो ये है और i1 की ये है। अब हम सेकेंड मैश की बात करें तो i2 की वैल्यू को बड़ा मानेंगे। तो i2 माइनस i1 इज इक्वल्स टू 0।
आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस के 3i2 माइनस के 12 माइनस के 4i2 माइनस के 6i2 प्लस के 6i1 इज इक्वल्स टू 0। अब i1 वाली जो टर्म है वो कितनी है, एक ही है, तो 6i1। अब ये आपके पास कितना हो गया, 6, 4 और 3, ये 10 और 13, तो माइनस के 13i2 माइनस के 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। आपने दोनों इक्वेशन बना ली अपने केवीएल का यूज करके, दोनों दो मैच थे, दो इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, i1 और i2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाइएगा और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा। मैं आपको बता देती हूँ इसमें से देखकर, जो आपके i1 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की 2 एम्पियर और i2 की वैल्यू आएगी 0 एम्पियर। ठीक है, अब आपको बताना था ये जो आपका 6 ओम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस करंट बताना था। तो i2 की वैल्यू तो 0 ही हो गई, तो इसके जो अक्रॉस करंट फ्लो करने वाला है वो कितना करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब ये जो आपकी वैल्यू आई है i1, ठीक है, तो i1 की वैल्यू नेगेटिव आई है। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी थी, नहीं क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरीके से, ये जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये हमारा नेगेटिव साइन बता रहा है। तो हमारा 6 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 2 ओम, 2 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये समझ नहीं आया। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, एक आपको मैश एनालिसिस से पूछा था और एक नोडल एनालिसिस से। मैश एनालिसिस से हमने देख लिया, नोडल एनालिसिस से अब हम देखते हैं। तो आपको ये सर्किट है, ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले आपको नोड फाइंड आउट करने होते हैं। अब नोड से होते हैं जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस आकर मिल रही होती हैं। तो एक तो आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। आपको एक नोड को क्या करना होता है, ग्राउंड करना होता है, मतलब अर्थ करना होता है, जिसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 वोल्ट। ठीक है, और आपने इसका पोटेंशियल माना VA। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, दूसरा स्टेप आता है, आपको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू को अज्यूम करना है। तो आपने यहाँ पे माना, यहाँ पे करंट i1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे i2 और यहाँ पे i3। तो आपने मान लिया तीनों ब्रांचेस में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आपको फिर क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में KCL का यूज करना होता है, किरचॉफ करंट लॉ, जो कि हमारा क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट तो इसमें कुछ है ही नहीं, सब सारा करंट आउटगोइंग ही है। तो हमारा i1 प्लस i2 प्लस i3 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यूज करना है v इज इक्वल्स टू IR, मतलब कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करके आपको जो वोल्टेज, ये आपको करंट की टर्म में इक्वेशन मिली है, आपको उसको वोल्टेज की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले i1, तो i1 हमारी कहाँ पर i1 करंट फ्लो हो रहा है, ये जो हमारी ब्रांच है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर हमारा अर्थ यहाँ पे हो रहा है। तो VA से स्टार्ट हुआ, तो VA, फिर आगे गए, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है। तो जब हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होता है तो आप उसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो माइनस की 18, और फिर क्या चला गया, अर्थ में चला गया, तो -0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपॉन में रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक ये रहा। अब ये जो दोनों हैं, अब हम इनको किस तरीके से लेंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो डायरेक्टली हम इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 + 2। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, i1 का काम कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं i2, वो ब्रांच जहाँ पे हमारा i2 करंट फ्लो हो रहा हो। तो ये वाली ब्रांच ही तो है जहाँ पे i2 करंट फ्लो हो रहा है, VA से स्टार्ट हुआ और जाके अर्थ में चला गया। तो VA -0, अर्थ का पोटेंशियल 0 हो गया, तो VA -0 अपॉन, इसमें रेजिस्टेंस कितना प्रेजेंट है, इस जो हमारा ये जो हमारा पाथ है इसमें रेजिस्टेंस कितना प्रेजेंट है, 6/6 प्लस। अब हमारा आता i3, ये जो हमारी i3 ब्रांच है इसमें देखते हैं अब हमारा करंट फ्लो होना कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ VA, फिर हमारा ये आगे गया, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। जब भी हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होता है तो हम उसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, वोल्टेज की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। तो -12, फिर हमारा कहाँ गया, फिर हमारा अर्थ में चला गया, तो -0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में लिखना आपको रेजिस्टेंस। अब हमारे दो रेजिस्टेंस है, एक हमारा 3 ओम और एक हमारा 4 ओम। जब हम VA से स्टार्ट करके ग्राउंड में गए तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस मिले और दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हमने क्या देखा था, डायरेक्टली हम इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। तो 3 + 4,
इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमने क्या किया, अब हम हमारी जो इक्वेशन थी करंट की टर्म में, हमने उसको वोल्टेज की टर्म में कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। वी ए माइनस 18 अपॉन 2 + 1 3 हो गया, प्लस वी ए अपॉन 6 प्लस वी ए माइनस 12 अपॉन ये हो गया हमारा 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब आप 3 का, 6 का और 7 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 42। ये हमारा 42 एलसीएम आ जाएगा। अब हम देखते हैं 3 के टेबल में। अब आपके 3 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आएगा, आप करके देखिएगा 14 टाइम्स आएगा। जब आप 42 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, कितने 14 टाइम्स आएगा। तो वी ए माइनस 18 प्लस 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स, तो 7 × वी ए प्लस 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 6 से, तो 6 × वी ए माइनस के 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 14 वी ए माइनस के 14 × 18 प्लस के 7 वी ए प्लस के 6 वी ए माइनस के 12 × 6 इज इक्वल्स टू, ये जब हमारा डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो किसी से भी मल्टीप्लाई होती है 0 की तो वो क्या हो जाता है हमारा 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा ये हमारा ये आप इन तीनों टर्म को एक साथ लीजिएगा तो ये आएगा आपका 27 वी ए। और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा माइनस ये 324 इज इक्वल्स टू 0। तो 27 वी ए इज इक्वल्स टू आएगा 324। अब जब आप इसको 27 से डिवाइड करेंगे, 27 को कैंसिल करेंगे 324 से, तो ये जाएगा आपके 12 टाइम्स, तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 वोल्ट। अब इसमें क्या पूछा था, इसमें ये जो 6 ओम के अक्रॉस, 6 ओम जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो करंट है I2, इसकी वैल्यू पूछी थी। तो I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, I2 इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन 6। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 अपॉन 6, तो आपके पास कितने आ गए 2। तो वी ए की जो वैल्यू आ गई आपके पास, मतलब I2 की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कितने आ गई 2 एम्पियर। तो आपसे यही तो पूछा था कि जो हमारे 6 एम्पियर 6 ओम जो आपका रजिस्टर है इससे अक्रॉस वैल्यू बताओ। तो जब हमने मैश एनालिसिस से करी तो आपके पास जब भी 2 एम्पियर ही आई, और जब आपने नोडल एनालिसिस से करी तो आपके पास जब भी वैल्यू कितनी आई, आपके पास 2 एम्पियर ही आई। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से पूछा गया था, नोडल से भी और मैश से भी। मैंने आपको नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस से दोनों से करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और ये जो हमारी इक्वेशंस है इनको देखना है कि कैलकुलेटर में किस तरीके से इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। इस यूनिट के अंदर हमने यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चंस पिछले 4 साल में पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है, और मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन सबको भी हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।